आदाब, मैं साइमा खान हाजिर हूँ दुनिया की सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। दुनिया मेरे आगे। हमारी इस खास पेशकश में बात NSA मीटिंग की और इंडियन कंसर्न की। हाल ही में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की सदारत में अफगानिस्तान क्राइसिस के मद्देनजर 8 मुमालिक रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग का इनेकाद भारत ने किया, जिसका मकसद काबुल पर तालिबान के काबिज होने के बाद भारत में दहशतगर्दी, बुनियाद परस्ती और मनशियात की स्मगलिंग के बढ़ते हुए खतरात से निपटने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन को मजबूत बनाना और मुश्तरका नुक्ता नज़र को मजबूत बनाना है। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन और मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस से डॉक्टर स्मृति पटनायक। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत खैर मकदम है। जनरल साहब, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल यही रहेगा कि अब तक हम देखते आए हैं कि भारत जो है इस तरह की मीटिंग्स को अटेंड करता रहा है, लेकिन अब हमने देखा है कि भारत इस तरह की मीटिंग की सदारत कर रहा है और जो मुमालिक्स हैं वो एग्रीड भी हुए हैं यहाँ पर आकर बात करने के लिए। डिप्लोमेटिक लिहाज से आप इसको कितनी बड़ी कामयाबी देखते हैं? शुक्रिया बहुत बहुत। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अहमियत रखता है। अभी तक जैसे आपने सही तरीके से कहा कि जितनी इनिशिएटिव्स लिए थे वो बाकी देशों ने लिए थे, ख़ासतौर पे पाकिस्तान, अमेरिका और रूस की तरफ से बहुत ये इनिशिएटिव आए थे, मगर भारत इन ज़्यादातर मीटिंग्स में हाई टेबल पर नहीं था। ये उसमें देखा गया कि उसकी वजह से जो हमारा नैरेटिव था, जिसको हम आमतौर पर डिप्लोमेटिकली प्ले करना चाहते हैं, अपना रोल जो हमारा है अफगानिस्तान में, उसके बारे में हम दुनिया के सामने हम उसको रखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, वो मुमकिन नहीं होता था। ये इसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव हुआ है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब का कि हमने पाकिस्तान और चीन के को मिलाकर सभी यहाँ के रीजनल देशों को यहाँ पर शामिल किया है। आमतौर पे मैं समझता हूँ कि एक ये बहुत बड़ा काउंटर है इस नैरेटिव के लिए जो पाकिस्तान आमतौर पे खेलता था कि भारत का इस अफगानिस्तान में कोई रोल नहीं है, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कोई कॉमन बाउंड्री नहीं है। मगर हम देख रहे हैं कि इसमें रूस और बाकी भी देश जो हैं, कुछ ऐसे जिनके बाउंड्रीज नहीं है, वो भी शामिल हुए हमारे साथ यहाँ पर। तो इसके वजह से ये अहमियत इसकी और ज्यादा बढ़ी है। जी स्मृति मैम, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं एक चीज़ ऐड करूँगी जो जनरल साहब बोले हैं कि हमारा बाउंड्री टेक्निकली लीगली है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो लीगली इंडिया को बिलोंग करता है। तो उसके लेकिन प्रैक्टिकली जनरल साहब जो बोले वो सही है कि हम बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। देखिए, जब भारत का अपना इंटरेस्ट रही है जो कि अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर आप वो वाला इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इनिशिएटिव आपकी तरफ से करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे जो इतना इनिशिएटिव हुआ है, रशिया ने लिया है कुछ इनिशिएटिव, टर्की ने कुछ इनिशिएटिव लिया था, इस्तांबुल जो डायलॉग प्रोसेस था, बाकी ये जो अभी NSA मीट था उसका पहला 2 फर्स्ट और सेकंड ईरान ने होस्ट किया था। तो उस कंटेक्स्ट में मैं बोलूँगी ये बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि अभी जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट वहाँ पे है, वहाँ पे हमारा अपना भारत का अपना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। जब भारत का इंटरेस्ट उसमें जुड़ा हुआ है तो इसी कंटेक्स्ट में ये सही है कि हम खुद इनिशिएटिव लिए। सब समय हम दूसरे जो इनिशिएटिव लेते हैं हम सब में पार्टिसिपेट किए हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो ये पहले बार हम एक इंटरेस्ट इनिशिएटिव लिए हैं जिसमें हम सब देश को इंक्लूड किए हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे पाकिस्तान में उनका जो डायलॉग हुआ जहाँ पे इंडिया, ईरान, बाकी सारा जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो जुड़े नहीं थे, लेकिन हम जो इनिशिएटिव लिए, हम जो रीजनल कंट्रीज है जो बाउंड्री शेयर करते सबको बुलाए थे। तो इसीलिए मैं ये बोलूँगी ब्रॉड बेस्ड इनिशिएटिव है, क्योंकि ये जो सारे कंट्रीज़ जो अटेंड किए थे ये NSA लेवल डायलॉग, सबका इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान के स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबको अप्रीहेंशन वही सेम शेयर करते, जैसे भारत ने सोचता है कि अगर तालिबान का सरकार है जो इंक्लूसिव नहीं है, और जो पहले हम अगर देखेंगे तालिबान 1.0 में
जहाँ पे टेररिज्म जो है अफ़गानिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जिसको वहाँ पे मतलब वहाँ पे जो चल रहा था जो कि इंडिया को अफेक्ट कर रहा था, तो अगर वो हमारा सिक्योरिटी की बात है, रीजनल कंट्रीज़ का सिक्योरिटी की बात है, तो क्यों नहीं हम खुद इनिशिएटिव ले और सबको बुलाए रैदर देन सब समय दूसरा जो बंदा, क्योंकि जो इनिशिएटिव लेता है वो एजेंडा अपना रखता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये एजेंडा जो है सिर्फ भारत का एजेंडा है, दूसरे कंट्रीज का भी एजेंडा है। तो इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है भारत की तहत। हमारा जो एजेंडा है वो सिर्फ हमारा ही नहीं है, या जो मकसद है जो हम चाहते हैं वो सिर्फ हमारा ही मकसद नहीं है, बल्कि दुनिया का यही मकसद है कि रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म को ज़्यादा बढ़ावा ना मिले। जनरल साहब, मैं आपसे ही ये जानना चाहूँगी, इस मीटिंग का भी यही एजेंडा रहा है कि वहाँ पर जो उनकी ज़मीन है उसका इस्तेमाल जो है वो दहशतगर्दी के लिए ना हो, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे पहले कि अमेरिकन फौज वहां से हटी, उससे पहले भी ये देखा जा रहा था कि नॉर्दर्न अफगानिस्तान में खास तौर पे एक ग्रेविटेशन हो रहा था। और दुनिया के बहुत कट्टरपंथी टेररिस्ट ग्रुप्स, खास तौर पे इस्लामिक स्टेट खुरासान जो थी वो वहां पर पहुंच गई थी। अलकायदा तो था ही पहले, और पाकिस्तान के काफ़ी जो ग्रुप्स हैं, लश्कर तौयबा, जैश ए मोहम्मद, इनके भी वहाँ पर प्रेजेंस जो है वो मौजूद हो गई थी। तो इससे एक बड़ी अजीब सी स्थिति बन रही थी कि नॉर्दर्न अफगानिस्तान खास तौर पे एक टेररिस्ट हब या आप रेडिकलिज्म का एक हब बन रहा था। दुनिया को ये अंदेशा था कि अगर तालिबान 2.0 जब आएगा तो वो कोशिश में लगा रहेगा कि किस तरह से वो उसी तरह की कट्टरपंथी वापस आए जैसे वो 20 साल पहले छोड़कर गए थे। तो ये निहायत ज़रूरी है दुनिया के लिए, भारत समझता है और जितने रीजनल देश हैं वो भी समझते हैं। मेरे ख्याल में सिर्फ इसके अलावा कि पाकिस्तान जो काफ़ी हद तक छूट देता है अपने देश में भी, और इसको एक स्ट्रैटेजी के तौर पे, कट्टरपंथी को स्ट्रैटेजी के तौर पे इस्तेमाल करता है, उसके बावजूद बाकी सब जितने देश वहां पर मौजूद थे इसमें, वो सब इसके ऊपर सहमति करते हैं कि यहां पर किसी तरीके से कट्टरपंथी, रेडिकलिज्म और एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस जो है उसको मौजूदगी ना दें किसी भी हालत में। दूसरी चीज वो साथ साथ चाहते थे, हम भी चाहते हैं सब हमारे एजेंडा में, कि जो तालिबान गवर्नमेंट वहां बना रहा है वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, सबको लेकर शामिल करके बनाई जाए। हाँ। वैसी कट्टरपंथी वाली सरकार ना बने वहां पर। और आखिरी चीज थी कि ये नार्को टेररिज्म, जो नारकोटिक्स के ऊपर जो कल्चर बना हुआ है वहां पर, वो जो है खत्म हो, क्योंकि उसकी मदद से बहुत हद तक जो कट्टरपंथी और टेररिज्म, दहशतगर्दी जो फैलती है वो सेंट्रल एशिया में ही नहीं, चीन की तरफ, जिंजियांग की तरफ भी फैल सकती है। तो मैं समझता हूं ये हमारा मकसद था। हाँ। और ज्यादातर देश इसके साथ सहमत थे। जो देश नहीं आए यहां, जैसे चीन नहीं आया, मैं समझता हूं चीन ने बहुत बड़ा इसको मिस किया है। हाँ। क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी थी जिसमें वो काफी हद तक इन देशों के साथ बैठकर समझ सकते थे कि क्या असलियत में क्या थ्रेट्स हैं जिंजियांग के लिए। जिंजियांग, मैं याद दिलाता हूं, तकरीबन 22 मिलियन मुस्लिम पॉपुलेशन है उनके पास, और उनको हर वक्त अंदेशा रहता है चीन को कि ये किसी तरह से दहशतगर्दी और कट्टरपंथी जो है वो जिंजियांग के अंदर ना जाए। इसी तरह से सेंट्रल एशिया में 76 मिलियन मुस्लिम पॉपुलेशन है, और ये रूस का सबसे बड़ा अंदेशा है कि इस इलाके में जो सदर्न बाउंड्री है उसके अंदर ये कट्टरपंथी और दहशतगर्दी की इन्फ्लुएंस ना आए। हाँ। तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर काफी सहमति हुई है। हाँ। जो हमने एजेंडा चलाया उसके ऊपर काफी सहमति हुई। जनरल साहब, चीन बेशक इसमें शामिल नहीं हुआ है, लेकिन उसने अपनी हिमायत ज़रूर दी है। उसने कहा है कि ये जो मीटिंग हुई है हम इसके साथ हैं, लेकिन हमारा टाइम टेबल क्योंकि शेड्यूल मैच नहीं कर रहा है, इसकी वजह से हम शामिल नहीं हो रहे हैं। स्मृति मैम, आप चीन के शामिल ना होने पर क्या कहती हैं? देखिए, मुझे ये पता नहीं कि कब इन्विटेशन गया था, तो इसीलिए मतलब बोलना थोड़ा मुश्किल है कि क्या रीज़न है चाइना को मतलब अटेंड नहीं किया। लेकिन हम चाइना के साथ, जैसे रसिया, चाइना और इंडिया का एक ट्राइलेटरल डायलॉग है जो अफगानिस्तान के ऊपर बात होती है, उसमें आपका एससीओ है मल्टीलैटरलिज्म में, जहाँ पे चीन के साथ बात होती है, बायलैटरल उसमें भी बात होती है। तो इसीलिए चीन का एब्सेंस, अगर चीन होता तो अच्छा होता, अगर एब्सेंट है तो इसीलिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये मीटिंग फेल्योर है, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज है, जो अफगानिस्तान का नेबर्स है, वो लोग अटेंड किए, तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है। सेकंड चीज़, जैसे जनरल साहब ने बताया कि
चीन का उइगुर प्रॉब्लम है। चीन सब समय वो जो मतलब उइगुर प्रॉब्लम ना हो तो उनका एक बायलैटरल चलता है। जैसे तालिबान सरकार के साथ बात करके वो सोचते हैं कि तालिबान सरकार के साथ सिर्फ अगर बात करेंगे तो उनका जो उइगुर प्रॉब्लम है, जो रेडिकलिज्म है, वो स्प्रेड ना करे, या जो उइगुर मिलिटेंट है जो अफगानिस्तान के अंदर आके उनको मतलब दिया जाता है स्पेस, शेल्टर, तो वो यूज़ ना करे। तो वो सोचते हैं कि बायलैटरली शायद वो तालिबान के साथ वो अरेंजमेंट कर लें, या पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ट्राइबल एरिया में बहुत सारे उइगुर मिलिटेंट्स है। मतलब वो जनरली सोचते हैं कि बायलैटरली हम अगर अपना जो सिक्योरिटी थ्रेट है अगर अरेंज कर लेंगे हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो जितना सारे उइगुर हो, तालिबान हो, ISK हो या अलकायदा हो, ये सारे नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस है। आप उनको यहाँ पे स्पेस देंगे तो आपको वहाँ पे स्पेस देंगे। तो ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना खुद मतलब स्प्रेड करने के लिए उनको ये नेटवर्क बहुत ज़रूरी है। तो अगर मतलब चीन सोच रहा है कि हम बायलैटरली अपना सिक्योरिटी जो है उसको हम कामयाब हो जाएंगे, बायलैटरली इंश्योर करने के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं एक्चुअली इसमें एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। टेररिज्म सारी चीजें जो है वो आपस में कनेक्ट रहती हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तो रही चीन की बात, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पाकिस्तान जो इसमें शामिल नहीं हुआ है और उसके बाद हमने उनको इनविटेशन तक भेजा, ये उनके लिए एक अच्छा मौका था कि वो उसमें शामिल होते। जिस तरह से वो कहते आए हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है टेररिज्म से, और वो उस चीज़ को साबित कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जनरल साहब, मैं बताऊं आपको कि BBC को एक इंटरव्यू दिया है तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन में फॉरेन अफेयर्स जो देख रहे हैं, अमीर खान मुत्तकी, उन्होंने कंफर्म किया है कि तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बीच में बातचीत करवा रहा है। आप समझ रहे हैं ना कि वो किस तरह की नीयत रखते हैं। तो अगर इस तरह तालिबान के मतलब ये तब वो कहते हैं कि अगर वो तालिबान के ज़रिए दी गई ये यकीन दहानी कमज़ोर होती नज़र आ रही है कि वो आतंकवाद से किसी भी ताल्लुक़ नहीं रखते हैं किसी तरह से, आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, ये इसकी दो कोई शक नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। आपने देखा 2015 में किस तरह का हमला जो उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर किया था, जिसमें 140 पाकिस्तान के आर्मी के बच्चे जो थे वो हलाक हुए थे। तो और 4 साल तक पाकिस्तान ने ज़रब अज़्ब ऑपरेशन जो है वो लड़ा था। पाकिस्तान आर्मी ने 1/3 ऑफ पाकिस्तान आर्मी जो थी वो इसमें इन्वॉल्व थी। अब पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई है कि जब तालिबान 2.0 गवर्नमेंट है वहां पर, तो वो एक तरह का इंटरसेशन बीच में करे इनके तहरीक तालिबान पाकिस्तान लीडरशिप के साथ और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, और वो हर वक्त इसी की वजह से तालिबान 2.0 को प्रमोट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके साथ एक जो और अहमियत की बात यही है कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिद यूसुफ साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि जो स्पॉइलर होते हैं वो पीस मेकर नहीं हो सकते। मतलब ये है कि भारत को उन्होंने एक स्पॉइलर कहा है। तो जैसे चीन ने तो अपनी शेड्यूलिंग की वजह से ना कह दिया इस कॉन्फ्रेंस के लिए, मगर पाकिस्तान ने एक डेलिबरेट डिसीजन लिया कि हम इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत नहीं करेंगे। वो समझ रहे थे कि शायद अगर वो शिरकत करें इस गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस के अंदर तो भारत को एक तरह की क्रेडिबिलिटी मिल जाएगी फ्यूचर में हर कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने की। और पाकिस्तान का पूरा रवैया यही रहा है, पाकिस्तान का पूरा मकसद यही रहा है कि कैसे भारत को हाई टेबल से दूर रखना। तो मैं समझता हूं कि ये डिसीजन जो पाकिस्तान ने लिया बड़े सोच समझ के लिया और भारत को अलग करने के लिए, इस पूरी कम्युनिटी से अलग करने के लिए इसको किया। आखिरी बात मैं जो रखना चाहता हूं ये है कि चीन के साथ पाकिस्तान जो है चीन को बहुत हद तक एडवाइस दे रहा है अफगानिस्तान के बारे में। चीन को इस्लामियत के बारे में और इस्लामी मसलों के बारे में शायद इतनी जानकारी नहीं है, तो वो कोशिश में है कि पाकिस्तान के साथ कंसल्टेशन में रहे। मैं समझता हूं कि एक और वजह जिसकी वजह से चीन इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत उन्होंने नहीं की वो ये थी कि वो अपनी कन्वर्जेंस चाहता था पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो किसी हालत में ये दिखाना नहीं चाहता था कि वो पाकिस्तान को अलग छोड़कर, उनका हाथ छोड़कर और अलग किसी और दिशा के अंदर जा रहा है। हाँ जी मैडम, आपका क्या कहना है इस बारे में? आपने चीन के बारे में तो बताया कि है ना इस तरह के शामिल ना होने के ऊपर आपकी क्या राय थी, लेकिन पाकिस्तान के ना शामिल होने के ऊपर आप क्या कहती हैं?
पाकिस्तान का सब समय एक मकसद रही है कि वो पीस मेकर, अफ़गानिस्तान का पीस मेकर हो, या उनको लगता है कि हमारा जो रिलेशनशिप अफ़गानिस्तान के साथ बहुत क्लोज है, सोशियो कल्चरल जो पुरानी वाली रिलेशनशिप ब्रिटिश टाइम से चल रही है इंडिया का, तो वो ना रहे। और उसका एक मॉडल है, जैसे 1996 में जब तालिबान आई और 2001 तक पाकिस्तान सेंट्रल था तालिबान रिजिम के लिए। जैसे कोई फॉरेन गवर्नमेंट जो थे, उनको अगर तालिबान के साथ कोई मुलाकात करना था या कोई बिजनेस करना था, वो पाकिस्तान के थ्रू में उनको जाना पड़ता था। जो कि आपका जो किताब आई है मुल्ला जाइफ का, जिसमें वो लिखे हैं, तालिबान को ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था। तो आपको पाकिस्तान, अभी जैसे आपका दोहा पीस प्रोसेस में जो डायलॉग हुआ, तो पाकिस्तान सब समय सेंट्रल रही है और वो सोच रहे हैं कि आगे भी वो सेंट्रल रहेंगे। लेकिन इंडिया का अपना डेवलपमेंट जो $3 बिलियन का जो डेवलपमेंट एड दिया गया था, जिसके वजह से जैसे इलेक्ट्रिसिटी खूब बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, पार्लियामेंट, जहाँ पे कि इंडिया को एक तरह का विजिबिलिटी मिला है। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तो आपको सब समय लगता है कि चलिए इंडिया ये लाइन बनाया था, जो जिस टाइप का, हमने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, जिस टाइप का इंडिया का प्रेजेंस है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान नहीं चाह रहा था। जो देखिए, तालिबान और पाकिस्तान रिजिम के जो रिलेशनशिप है वो सरकारी तौर पे है, लेकिन पॉपुलर लेवल में जो रिलेशनशिप है वो इंडिया और अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके बीच में बहुत क्लोज है। तो पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा कि इंडिया के इसके अंदर अफगानिस्तान में क्या होगा उसमें कोई लेजिटिमेसी मिले या स्पेस मिले। तो उनको रेप्लिकेट करना है। 1996 2001 में जो सरकार थी, जिसको 3 गवर्नमेंट जो रिकॉग्नाइज किए थे, तो उसी टाइप का रेप्लिकेशन जिसमें इंडिया का कोई रोल नहीं रहेगा, जो कि 2001 से अभी तक 2021 जब तालिबान टेक ओवर हुआ, इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण मतलब जो रोल वो अफगानिस्तान में रहा है। तो वो नहीं चाहेंगे कि इंडिया कभी अफगानिस्तान के लिए रेलिवेंट हो या उनका कोई वॉइस रहे। जी जनरल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल है, ख़ास तौर पे तमाम लोगों की, मतलब दुनिया की कंसर्न यही है कि वहाँ की जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो और उनके लिए यकसा हुकूक वहाँ की सरकार, वहाँ की जो हुकूमत है वो दे। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो वहाँ पर पसंद नहीं कर रहे हैं रहना। माइग्रेशन का मसला एक वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड में, चाहे लीबिया हो, चाहे सीरिया हो, अभी भी आप देखें पोलैंड में और बेलारूस में, वहाँ की सरहदों पर जो माइग्रेंट्स हैं वो फंसे हुए हैं किस तरह से करके। लेकिन अगर अफगानिस्तान में भी इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है और वहाँ से भी माइग्रेशन होता है, तो ये कितना बड़ा मसला बन जाएगा? ये मसला है और ये पूरी दुनिया के लिए एक मसला है, सिर्फ भारत के लिए अकेला मसला नहीं है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये जो इंटॉलरेंस का जो माहौल है, ये पिछले कुछ सालों से, तकरीबन 15 साल से तकरीबन, आप देखिए इसके ट्रेंड्स जो हैं बढ़ते गए हैं। खासतौर पे सीरिया में हुआ है, अभी बेलारूस पोलैंड के बॉर्डर पे हो रहा है। इससे पहले अगर आपको याद है तो स्विट्जरलैंड में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, जबकि मेडिटेरेनियन के थ्रू नॉर्थ अफ्रीका से इतने शरणार्थी जो थे वहां पर पहुंचे थे। जी, जी। तो हमारी तो कोशिश हर वक्त रहेगी, क्योंकि हमारी पीपल टू पीपल रिलेशनशिप जो है अफगानिस्तान के साथ वो बहुत मजबूत है, लोगों के साथ वहाँ पर, जनता के साथ वहाँ पर। मगर जब सरकार वहाँ ऐसी बनी हुई है जो कट्टरपंथी वाली सरकार है, हमारी कोशिश तो होगी कि वो कट्टरपंथी दूर हो, मगर वो इंटॉलरेंट अगर सरकार वहाँ बनी रहेगी और पाकिस्तान हर वक्त कोशिश में लगा रहेगा कि भारत की प्रेजेंस वहाँ ना हो, तो इन माइनॉरिटीज के लिए खतरा पेश आ सकता है। जी। अब क्या ये सिर्फ खतरा माइनॉरिटीज के लिए है कि खतरा बाकियों के लिए है? जी हाँ। ये भी बात है। हाँ। क्योंकि इसमें देखा जा रहा है कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन रही है जी। अफगानिस्तान में। और देखें कि भारत खुद कोशिश कर में था कि यहां से अनाज भेजा जाए। हाँ, काबुल, अनाज, दवाइयाँ हम मेडिकल सपोर्ट भी हम पहुंचाना चाह रहे थे मेडिकल सपोर्ट, क्योंकि ज्यादातर अफगानिस्तान के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोग मेडिकल टूरिज्म के तौर पे हर दफे दिल्ली या भारत के अंदर आते थे, हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु में आते थे। ये सब जो मामले हैं, ये सब मसले जो हैं अब उठ के आ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि कुछ दिनों में तालिबान 2.0 जो है वो खुद कोशिश में लगा रहेगा कि किस तरह से वो भारत के करीब आए और लेजिटिमेसी अपनी बढ़ाए, क्योंकि ऐसा और कोई तरीका नहीं है जिससे कि ये
लोग जो हैं इनको मदद मिल सकती है भारत की। हाँ, इस लेकिन हालत में। पाकिस्तान नहीं चाहता ना, वो तो अभी वही- भी उसमें है ना अड़ंगा लगा रहा है। और वही प्रॉब्लम हम जो सबसे मदद बड़ा। पहुंचाना चाह रहे हैं, जैसे मैडम ने ये कहा कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जो है वो करीबी हमारी भारत की बढ़े, वो यही नहीं चाहते, तो उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, हमको डिप्लोमेटिकली इसको खेलना पड़ेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, खासतौर पे रीजनल कम्युनिटी के साथ, रूस के साथ बहुत, चीन के साथ बहुत, और उनको खुद को ये महसूस कराना पड़ेगा कि ये उनके लिए भी एक प्रॉब्लम, एक मसला जो है ये पैदा हो सकता है, जिससे ये इंटॉलरेंस जो बढ़ रही है इस तरह से, और इनको आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के अंदर आपको मदद नहीं दे पा रहे हैं इस तरह से, सिर्फ भारत या ईरान के जरिए ये ज्यादातर आ सकती है ये मदद जो है। तो पाकिस्तान का जो एजेंडा है उसको डाउन प्ले करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिकली डाउन प्ले करना पड़ेगा। मैं समझता हूं इस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात, इसकी बात के ऊपर काफी फोकस किया होगा। हालांकि इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट इस तरीके से नहीं आए हैं बाहर, मगर फोकस किया होगा और सबकी तवज्जो जो है इसके तरफ ड्रॉ की हो गई होगी। जनरल साहब, जिस तरह से माइग्रेशन का मसला होता है उसमें नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा एक मसला बन जाता है, क्योंकि उनका मुस्तकबिल तो एकदम खराब हो जाता है। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के चांसलर हैं, नौजवानों को आप इस नज़र से किस तरह से देखते हैं वहाँ के? देखिए, अफगानिस्तान तब भी तकरीबन एक यंग कंट्री है, बहुत वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, और यंग पॉपुलेशन में इस तरह से अगर उनकी स्किल्स ना हो, एम्प्लॉयबिलिटी ना हो और एम्प्लॉयबल स्किल्स ना हो, तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है सोसाइटी के लिए, क्योंकि उनके ऊपर इन्फ्लुएंस, फिर कट्टरपंथी इन्फ्लुएंस, उनके ऊपर रेडिकलाइजेशन का ये इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये मसला हमने कश्मीर में बहुत देखा है और इसके ऊपर बहुत तवज्जो भी दी है। भारत की सरकार इस वक्त इसके ऊपर बहुत काम में लगी हुई है। हाल ही में अगर आपने देखा, जब गृह मंत्री साहब वहां गए थे कश्मीर में, उन्होंने 45 मिनट तक कश्मीरी यूथ के साथ वार्तालाप किया, डिस्कशन भी किया, उनको बताया कि क्या क्या भारत कर रहा है इसके बारे में। अलग अलग IITs, मेडिकल कॉलेजेस जो खोल रहे हैं, किस तरह से आउटरीच के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। मैं समझता हूं इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह अफगानिस्तान के अंदर करना पड़ेगा इस वक्त, क्योंकि एक सहमे बैठे हैं सब लोग, क्योंकि 31 अगस्त के बाद जो माहौल बना है कुछ हद तक लोग सहम गए हैं। तो अमेरिका खुद लीडरशिप नहीं ले रहा है, रूस के पास शायद काबिलियत नहीं है वो लीडरशिप लेने के लिए, हर सब चीज पाकिस्तान के ऊपर जो है वो फोकस हो रही है इस वक्त, और पाकिस्तान नहीं चाहता कि किसी हालत में इस तरह से ये कोई डाइल्यूशन हो इस एजेंडा में पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर। लीडरशिप की आपने बात की, इस तरह की लीडरशिप जैसे जामे हुकूमत कुछ नजर नहीं आ रही अभी तक अफगानिस्तान में। 3 महीने से भी ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक वो हुकूमत बनाने में ना कोई कामयाब हुए, ना ही उनका कोई एडमिनिस्ट्रेशन नजर आया है। इस तरह के हालात अगर वहाँ पर बने हुए हैं तो उनका मुस्तकबिल क्या देखेंगे आप? ये देखिए, ये जैसे शुरुआत में ही कहा था अगस्त के महीने में कि शायद दुनिया एक गलत तरीके से देख रही थी, वो हम सब समझ रहे थे कि तालिबान जो है वो एक एंटिटी है, ठीक है। मगर अब उसके बाद एक वो टर्मिनोलॉजी आई कि तालिबान जो है इट इज नॉट ए सिंगल एंटिटी, इट इज मतलब बटे हुए हैं ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं उनके अंदर। पाकिस्तान में पूरे वक्त इस जोर में लगा रहा कि किस तरह से हक्कानी नेटवर्क को, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क के साथ उनका बहुत लगाव है, तो किस तरह से हक्कानी नेटवर्क को ज्यादा अहमियत दी जाए, और वही हुआ है। अगर आप देखें तो अभी का जो कंट्रोल है अफगानिस्तान का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो ज्यादातर हक्कानी नेटवर्क के पास है, और दुनिया को रीजनल स्टेक होल्डर्स, खासतौर पे ईरान, रशिया, आपके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, भारत, हम सबको इस कोशिश में होना चाहिए कि किस तरीके से दुनिया को समझाएं, और अगर लेजिटिमेसी चाहती है तालिबान गवर्नमेंट, अगर सपोर्ट चाहती है, अगर फाइनेंशियल में सपोर्ट चाहती है दुनिया से, तो उनको जो है ज्यादा इंक्लूसिव करना पड़ेगा अपनी सरकार को। स्मृति जी, मैं आपका रिएक्शन जानना चाहती हूँ इसी बात पे कि आप देख रहे हैं कोई स्टेबिलिटी अभी तक वहाँ पर अफगानिस्तान में हाल फिलहाल अभी कुछ नजर नहीं आती है। इस पर आसपास के मुल्कों का, मतलब सेंट्रल एशिया के मुल्कों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, उस पर आप क्या कहती हैं? एक तो है जैसे माइनॉरिटीज़, ताजिक, उज़्बेक, जिन लोग का सोशो कल्चरल रिलेशनशिप ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, हज़ारास का जैसे ईरान के साथ है, तो इसीलिए मतलब वहाँ पे कोई इंस्टेबिलिटी होगा। जैसे रेफ्यूजी फ्लो का आप बात किए, तो रेफ्यूजी डेफिनेटली ये सारे जो कंट्री है जो पास में है उनके, मतलब जहाँ पे इन लोग का रहते हैं ये सारा माइनॉरिटी लोग, तो ऑब्वियसली वो नेबरिंग कंट्रीज़ को जाएंगे। अगर अफ़गानिस्तान में अभी तक तो लग रहा है कि तालिबान कंप्लीट कंट्रोल
में है टेरिटरी का, लेकिन उनके अंदर अगर जैसे ये वाला जो अभी का जो सिचुएशन है ऐसे मतलब ज़्यादा देर तक खींचा, तो उसमें अगर सिविल वॉर टाइप का होगा तो उसका जो इम्प्लीकेशंस होगा जो हम पहले देखे थे सोवियत विड्रॉयल के बाद, तो उसका इम्पैक्ट ये सारे देश के ऊपर भी पड़ेगा। एक है ड्रग ट्रैफिकिंग, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत ड्रग्स बन रहा है, ड्रग फंडेड इकोनॉमी जो है, तो सब कोई सोचेगा कि मैं अपने जो एरिया मेरे कंट्रोल में है वहाँ पे मैं ड्रग प्रोड्यूस करूँगा, वो ड्रग बेचूंगा और उसमें आर्म्स खरीद के मैं फिर वो सिविल वॉर में पार्टिसिपेट करूँगा, तो उसका इम्प्लीकेशंस जरूर होगा। आपका आर्म्स भी फ्लो करेगा क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में स्मॉल आर्म्स अवेलेबल है, तो इसीलिए जो इंस्टेबिलिटी होगा वो जो रीजनल कंट्री से सबके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। हम इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट तो करेगा क्योंकि इंस्टेबिलिटी को फ़ायदा लेके पाकिस्तान वहाँ पे फिर और ट्रेनिंग वहाँ पे शुरू करेगा और बोलेगा हम तो स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं, हमारे मुल्क में कोई कैंप नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान में कैंप होगा, तो उस टाइप का जो है तो इम्पैक्ट तो बहुत ही ज़्यादा होगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी, जैसे ऐड करना चाहूँगी, अफ़गानिस्तान का जो ज़्यादातर डिपेंडेंट पाकिस्तान के ऊपर है, क्योंकि वो तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो इसीलिए इंडिया जल्द से जल्द अगर चाबहार जो पोर्ट है वहाँ पे अगर वो मतलब जल्दी फंक्शन करना शुरू करेगा, तो एटलीस्ट अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के ऊपर जो 100% आप डिपेंडेंट हो, जब तक वो 100% डाइल्यूट नहीं होगा तो तब तक उनका डिपेंडेंसी उनके ऊपर बढ़ेगा। अभी हम जो देख रहे हैं, आप जैसे बोले कि अफगानिस्तान में अभी कोई सरकार नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन उनका तो स्पोक्स पर्सन अभी पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कहीं पे जाते हैं वो अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं, उनको मतलब अफगानिस्तान जितना नहीं बोलता है, अभी पाकिस्तान सब जगह पे बोल रहे हैं आप रिकॉग्नाइज करिए, लेकिन वो पाकिस्तान अभी तक खुद क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया है। आप दोनों से डिस्कशन बहुत बहुत अच्छा रहा और वक्त की थोड़ी सी कमी है, इसलिए हमें अपना प्रोग्राम अब ख़त्म करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर आए इसके लिए आपका हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के। और हमारी इस ख़ास पेशकश में फ़िलहाल बस इतना ही। हमारे इस प्रोग्राम पर आपकी क्या राय है और आप हमें इसके लिए हमारे ईमेल आईडी पर अपना मैसेज भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddurdu@gmail.com। और इसी के साथ ही हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।